हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए आए हैं पर्यावरण का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एमपी पीसीएस, आईएएस जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब में पूछे गए हैं। और ये जो घटना चक्र बुक आती है, घटना चक्र 8 सीरीज की बुक आती है, इसी के क्वेश्चंस हैं, उसी वहीं से हमने लिए हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम जो पर्यावरण के बारे में बात करेंगे तो सभी जो है क्वेश्चन को आप लोग डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? तो पर्यावरण क्या होता है? ए ऑप्शन है भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, ये होगा। या बी उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय एक बिंदु पर घेरे हुए होती है। या फिर सी ऑप्शन क्या है, भौतिक, जैविक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों के अंतरक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित है। या फिर डी उपयुक्त सभी। तो देखो पर्यावरण क्या होता है, जैसे मान लो एक कोई पर्टिकुलर आदमी है ना, ये उसके चारों ओर जो भी उसको घेरे हुए होती है वो उसका पर्यावरण होता है। तो अगर हम लोग पर्यावरण की बात करेंगे एक पर्टिकुलर जीव के लिए, तो क्या होगा? पेड़ पौधे, जीव जंतु, जल, पृथ्वी, ये मिट्टी, ये सभी क्या होते हैं? उसके पर्यावरण, उस व्यक्ति के चारों ओर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? पर्यावरण हो जाएगा। तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से वही क्या होता है? पर्यावरण कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण किससे बनता है? तो जीवी घटक से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, या उपर्युक्त सभी से। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, उपर्युक्त सभी। अब कैसे? जैसे मान लो ये कोई पर्सन है ना, अब इसके लिए पर्यावरण क्या हो गया? हमारे लिए, आपके लिए पर्यावरण क्या होगा? हमारे आसपास जो भी वस्तुएं होती हैं, जैसे जीवी घटक, पेड़ पौधे हो गए, तो ये पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण के आसपास होते हैं, हमारे आसपास होते हैं, ये हमारे पर्यावरण में होते हैं। पृथ्वी हो गई, भूमि हो गई, भूमि, जल, अजैव घटक, तो ये सब मिलकर क्या बनते हैं? हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो इस वजह से जीवी घटक भी होगा, भू आकृतिक घटक भी होंगे, अजैव घटक भी होगा, और इस वजह से क्या हो जाएगा आंसर हमारा? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारणीय विकास। तीसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धारणीय विकास जो है, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? धारणीय विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जो धारणीय विकास, इसका मतलब क्या होता है? पहले इसका मतलब समझते हैं, फिर हम लोग आंसर पाते हैं। धारणीय विकास का मतलब क्या होता है? मान लो कोई प्राकृतिक संसाधन है, पानी है, तो उसका हम लोग इतना यूज ना करें कि वो अगली पीढ़ी के लिए कम हो जाए। मतलब कि कोई भी प्राकृतिक संसाधन होगा, उसका हम लोग इस तरह से यूज करें कि उसका यूज इस तरह से करें कि जो हमारी अपनी आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए जो फ्यूचर में, भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए भी वो सुनिश्चित होना चाहिए। तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्राकृतिक संसाधन। धारणीय विकास क्या होता है? विकास की वह अवधारणा है जिसके अंतर्गत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान में रखा जाता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? धारणीय विकास बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या आवश्यक है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या होगा कि इसमें सभी होगा। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब होगा? जब जैव विविधता का संरक्षण किया जाएगा। जो हमारे पास जो जैव विविधता है हमारे अर्थ पे, उसका हम लोग संरक्षण करें, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण करें, और निर्धनता, पुअर जो पावर्टी है, उसको हम लोग रिड्यूस करें। तो इसका आंसर क्या होगा? सतत विकास के लिए सभी, जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता घटाना। तो इस वजह से इसका आंसर क्या जाएगा? डी, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन है, जैविक पदार्थों का अपक्षय है, या फिर ज्वालामुखी घटना है। तो इनमें से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? इसमें से जो इन चारों में से ऐसी कौन कौन सी है जो कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड चक्र में कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं? तो देखो, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ना, सन के रेज में प्लस H2O, सन के रेज में मिलकर क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट और जो है ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो पहला बात नहीं होगा। श्वसन क्रिया, हम लोग जब सांस लेते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन ही तो छोड़ते हैं ना। तो श्वसन क्रिया में क्या ऑक्सीजन निकलती है। जैव पदार्थों का अपक्षय, जो जैव पदार्थ हैं, इनके अपघटन से क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और ज्वालामुखी से सल्फर डाइऑक्साइड और जो है
कार्बन डाइऑक्साइड बहुत मात्रा में निकलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, 3 और 4। तो इसका कार्बन चक्र में किस किस का श्वसन जो होता है सांस लेने से, जैविक पदार्थों का अपचय से और ज्वालामुखी क्रिया, तीनों से ही जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? देखिए वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा, ये यूपीपीसीएस 2012 में आया था। निम्नलिखित कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो कौन नहीं बढ़ाता है? देखो सांस लेने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग सांस लेते हैं तो क्या हो, CO2 तो निकालते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण से नहीं होता है। क्यों कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O का जब प्रकाश सूर्य के प्रकाश प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो उसमें ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट निर्मुक्त होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें से जो है प्रकाश संश्लेषण की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। ज्वालामुखी क्रिया से और जैविक पदार्थों दोनों से ही क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। नेक्स्ट है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? जो हमारा सौर विकिरण से सौर विकिरण सूर्य की जो लाइट है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है? कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में या फिर नाइट्रोजन चक्र में? तो इसका आंसर क्या होगा, जल चक्र में। ऐसा क्यों होता है? देखो सूर्य की ऊर्जा से क्या होता है, जैसे मान लो पानी है, वाटर है ना, तो अब क्या होगा, जब सन की रेज पड़ेगी तो क्या होगा, वाष्प बन के ये क्या हो जाएगा, ऊपर निकल जाएगा, वेपर बन के ये क्या हो जाएगा, ऊपर निकल जाएगा। और उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, तो ये वाटर की ड्रॉपलेट बन के फिर नीचे जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, सौर विकिरण का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है, जल चक्र में होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, अगर वर्षा की मात्रा किस पे निर्भर करती है, हवा के दबाव पर। हवा के दबाव पर वर्षा की मात्रा निर्भर नहीं करती। अब क्यों, हवा कम है या ज़्यादा, उससे वर्षा से क्या मतलब। हवा क्या कर सकता है कि वर्षा की मतलब थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकता है, वेपर को डिफ्लेक्ट कर सकता है, लेकिन वर्षा की मात्रा इस पर निर्भर नहीं करती है। किस पे निर्भर करती है, वायुमंडल की नमी पर। जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, जितनी ज़्यादा नमी होगी वायुमंडल में, उतनी ही ज़्यादा बरसात होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। वर्षा की मात्रा किस पे निर्भर करती है, वायुमंडल में जो भी नमी प्रेजेंट है उस पे निर्भर करती है। पृथ्वी के चारों ओर गैसें के समूह को क्या कहते हैं? ये हमारा अर्थ है, इसके चारों ओर गैसों का समूह है। इस गैसों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर गैसें के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। वायु है, जो एयर है, वो क्या होता है, यौगिक होता है, तत्व होता है, मिश्रण होता है या फिर विद्युत अपघट्ट होता है। तो वायु में कई गैसें होती हैं ना, तो ये क्या होता है, मिश्रण होता है। तो वायु क्या है, एक मिश्रण है। एटमॉस्फेयर में जितने भी हवाएं होती हैं, जितने भी गैसियस होते हैं, उन सभी का मिश्रण क्या होता है, वायु होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, जो हवा हम एयर है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है, नाइट्रोजन की। वो कितनी होती है, 78% नाइट्रोजन की होती है। 20 या 21 के परसेंट अराउंड क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, फिर ऑक्सीजन होती है, फिर आर्गन होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, देन नियॉन होता है, उसके बाद हीलियम इत्यादि गैसेज होती हैं। तो ये वायुमंडल में जो हमारा वायुमंडल में ये सब जो है गैसें प्रेजेंट होती हैं। सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है। निम्नलिखित नोबल गैसों में कौन सी वायु नहीं पाई जाती है? तो हीलियम अभी मैंने डिस्कस किया, हीलियम पाई जाती है, आर्गन भी पाई जाती है, नियान भी पाई जाती है, बट रेडान नहीं पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। जो रेडान जो है नोबल गैस, ये जो है वायु में नहीं पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का या फिर हाइड्रोजन का? तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन होता है। नाइट्रोजन कितना होता है, 78%। नाइट्रोजन कितना होता है, 78%। उसके बाद ऑक्सीजन होता है 21% का राउंड। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह अभी डिस्कस किया था, हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है, नाइट्रोजन की। कितना होती है, 78%। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद ऑक्सीजन की 21% होती है। तो सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, नाइट्रोजन की, 78%। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी?
अगर जो है पृथ्वी पर ये जो पेड़ पौधे हैं ये सब खत्म हो जाएंगी तो किस गैस की मात्रा में कमी हो जाएगी? तो पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या नहीं होगा? प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी और क्या होगा? ऑक्सीजन घट जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑक्सीजन। अगर पेड़ पौधे हट जाएंगे धरती से तो क्या होगा? ऑक्सीजन गैस की सर्वाधिक मात्रा में कमी होगी। और क्या बढ़ेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? इसमें से कौन सा कार्य जो है पेड़ पौधों का नहीं है? तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण ये पेड़ पौधों का काम है, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड और जो है पानी के प्रेजेंट में क्या होगा? सन के साथ ये मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन का भी निर्माण करते हैं। शोर का अवशोषण, जो बड़े बड़े हाईवे होते हैं ना, उनके किनारे पेड़ पौधे लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं? क्योंकि वो क्या करें कि जो भी नॉइज हो रहा है उसका अवशोषण कर लें। वायु प्रदूषण तो नहीं, पेड़ पौधे वायु प्रदूषण कहाँ करते हैं? ये क्या करते हैं? वायु प्रदूषण को अवशोषित करते हैं। पेड़ पौधों से कौन सा वायु प्रदूषण होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑक्सीजन की विमुक्ति करते हैं पेड़ पौधे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अपकर्ष से अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? तो अपकर्ष का मतलब क्या होगा? क्षय, मतलब कि पर्यावरण जो है ना, डेप्रिसिएशन में क्या हो रहा है? तो पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, यस, ये वाला है, ये सही है। मानवीय क्रियाकलापों के विपरीत परिवर्तन लाना, ये भी सत्य है। पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, ये भी सत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो पर्यावरण अपकर्ष क्या मतलब होता है? कि जो नेचुरल हैबिटेट होता है, प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को ही हम लोग पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। पर्यावरण अपकर्ष क्या होता है? तो जो नेचुरल प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें लॉस होता है, जो नेचुरल प्राकृतिक संसाधन में क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसानों को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पर्यावरण अपकर्ष बोलते हैं। अपक्षय का विचार संबंधित है। तो अपक्षय का विचार किससे संबंधित है? एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। पृथक हुए पदार्थों का संबंध, पदार्थों का संग्रह नहीं, ये अपक्षय नहीं होता है, ये तो जुड़ना होता है। मौसम में दैनिक परिवर्तन, ये भी अपक्षय नहीं होता है। तो एक प्राकृतिक क्रिया में जो चट्टानों के सूक्ष्म, अरे एक बड़ी चट्टान है, उसको थोड़े थोड़े पार्ट में डिवाइड, धीरे धीरे टूट के गिरना, रेत बनना, वही क्या होता है? अपक्षय होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? धारणीय विकास, यस, धारणीय विकास सस्टेन डेवलपमेंट का पर्यावरणीय सुरक्षा से है। वातानुकूलन, यस, ये भी है। तो गरीबी को कम करना और कागज के थैलों का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? पॉलिथीन का यूज नहीं करेंगे। पॉलिथीन का यूज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा? पर्यावरण हमारा स्वच्छ रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, गरीबी को कम करना। ये पर्यावरण से मतलब नहीं है, डायरेक्टली मतलब नहीं है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, धारणीय कृषि का क्या मतलब है? सस्टेनेबल, धारणीय कृषि या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का क्या मतलब है? तो आत्मनिर्भरता और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से कोई लेना देना नहीं है। विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात एवं आयात करना नहीं, इससे भी मतलब नहीं है। लेकिन सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? कि हम इस टाइप से किसी चीज का यूज करें कि हमारा भी काम हो जाए और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी का भी दिक्कत ना हो। तो इससे क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता क्या बने, अक्षुण। अब ये नहीं कि हमारी जो खेती है हम उतना ज्यादा खेती कर लें कि हमारे बच्चों के लिए वो बंजर हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। तो भूमि का इस प्रकार से प्रयोग करो कि उसकी गुणवत्ता क्या बनी रहे, गुणवत्ता उसकी मेंटेन रहे। तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? धारणीय कृषि बोलेंगे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरियो, जो रियो डी जेनेरियो का में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्या था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। तो ये किससे संबंधित था? देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बट इसके बारे में हम लोग समझते हैं 1992 में। कब? 1992 में जो है रियो डी जेनेरियो में, जो कि ब्राजील में है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई थी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थ समिट बोलते हैं। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसका एक और नाम है अर्थ समिट बोलते हैं। और ये किससे संबंध था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं
विकास सम्मेलन से संबंधित था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, तो वो क्या था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, जो कि रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में 1992 में हुआ था। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है? यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। यस, यही वाला सही होगा, ठीक है ना। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा का मतलब क्या होता है? देखिए 1992 में जो रियो अर्थ समिट हुआ था, उसमें ये बात निकल कर आई थी कि भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जो होती है, ये जैव विविधता अभिसमय, जैव जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय, यूएनएफसीसी, मरुस्थलीयकरण के विविध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, यूएनसीसीडी इत्यादि के लिए एक वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्लियर है बात? समाचारों में कभी कभी दिखने वाला एजेंडा 21, एजेंडा 21 किससे संबंधित था? तो एजेंडा 21 कब हुआ था? कि अभी हमने डिस्कस किया था कि ब्राजील में जो है 1992 में क्या हुआ था? अर्थ समिट हुआ था। तो एजेंडा 21 क्या था? वहीं से निकल के आया था। पर्यावरण को, धारणीय विकास को हम लोग कैसे वर्क करेंगे, इसमें सभी देशों ने मिलकर एक एजेंडा 21 से एक स्वीकृति योजना निकाली थी। तो एजेंडा 21 कहाँ से निकल के आया था? रियो डी जेनेरियो में 1992 में अर्थ समिट से निकल गया था। तो इसका मतलब क्या था? कि यहाँ पे धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। तो इसका आंसर ए, केवल 1 सही होगा, ये वाला नहीं। 2002 में नहीं, 2002 में वर्ल्ड समिट आप नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था? अभी 3-4 बार इसका नाम लिया। कब हुआ था? 1992 में ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में क्या हुआ था? अर्थ समिट हुआ था। कब? 1992 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो प्लस 20, मतलब रियो प्लस 20 का मतलब क्या है? कि रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरा में 1992 में अर्थ समिट हुआ था। उसके 1992 में अर्थ समिट हुआ था, उसके ठीक 20 साल बाद, 20 साल बाद कब? 2012 में। तो रियो प्लस 20 का मतलब 1900 जो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, उसमें 20 ऐड कर दो तो वो रियो प्लस 20 हुआ था। तो रियो प्लस 20 जो है, इस पे क्या हुआ था? यह धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र एक सम्मेलन था। और ये कहाँ पे हुआ था? अगेन ये कहीं वहीं पे हुआ था। कहाँ पे? जहाँ पे 1992 में जो वहाँ पे हुआ था रियो डी जेनेरो में, वहीं पे 20 साल बाद फिर से हुआ था। और ये किस? ब्राजील में ही संपन्न हुआ था। और ये किस पे बेस्ड था? तो पर्यावरण सुरक्षा से लेकर धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लेकर क्या हुआ था? 20 साल बाद फिर से एक समिट हुई थी। पृथ्वी प्लस 5 सम्मेलन। तो पृथ्वी प्लस 5 सम्मेलन का मतलब 1992 के बाद, 1992 में प्लस 5 ऐड कर दो, क्या जाएगा? 1997। तो पृथ्वी अर्थ समिट के 5 साल बाद, पृथ्वी प्लस 5 मतलब अर्थ समिट के 5 साल बाद, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1997। अब ये कहाँ पर हुआ था? तो ये किस जगह हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। 1997 में पृथ्वी प्लस 5 का सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ था। रियो प्लस 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो रियो प्लस 20 क्या था? अभी डिस्कस किया था। रियो प्लस 20 का मतलब कि 1992 में अर्थ समिट हुई थी, उसके 20 साल बाद फिर से 2000 उसके 20 साल बाद मतलब 2012 में दोबारा समिट हुई। तो उस समिट, वो समिट कहाँ हुई? तो वहीं पे रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुई थी। और उस समिट में एक घोषणा पत्र निकला था। उस घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट। व्हाट वाज द शीर्षक ऑफ दैट घोषणा पत्र? तो उसका शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर। रियो प्लस 20 का घोषणा पत्र जो था, उसका शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट। ये याद होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन, तो जो सबसे पहले शिखर सम्मेलन कब हुआ था? वो 1992 में। कहाँ पे हुआ था? ब्राजील में। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये पूछा गया है। अर्थ समिट कब हुई थी?
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो कितनी बार आया है, 4 बार ये एक सेम क्वेश्चन पूछा गया। तो ये है क्या, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी जिसे हम लोग बोलते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जिसे हम लोग नीरी बोलते हैं, ये कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र नागपुर में 1958 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्टेब्लिश किया था। और ये कहाँ पे स्थित है? नागपुर में। तो याद रखना नीरी, जिसका मतलब हिंदी मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। ये कहाँ पे स्थित है? नागपुर में। कब स्टेब्लिश हुआ था? 1998 में, 1958 में स्थित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, फिर यही पूछा है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ स्थापित किया गया था? नागपुर में। कब? 1958 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1958 नागपुर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। NEA से क्या आशय है? NEA क्या होता है? NEA का मतलब, तो इसका मतलब क्या होता है? नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। NEA के मतलब क्या होता है? नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। ये याद होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो जाएगा। नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण, जो कि 1997 में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इसको बनाया गया था। मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित? जेनेवा में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का संगठन कहाँ पे स्थित है? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, यूएनईपी। यूएनईपी का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर? यूएनईपी का मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय नैरोबी, जो का नैरोबी कहाँ पे? केन्या में। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? यूएनईपी को 1972 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? नैरोबी जो कहाँ पे? केन्या में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईपीए का फुल फॉर्म क्या है? ईपीए पूर्ण रूप है। ईपीए का पूर्ण रूप क्या होता है? ईपीए का मतलब क्या होता है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। ईपीए हमारे इंडिया में भी है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं, लेकिन यहाँ ईपीए का मतलब क्या होता है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। ये कहाँ पे है? यूएस की एक संघीय है, यूनाइटेड नेशन सॉरी अमेरिका की एक संघीय एजेंसी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, सी हो जाएगा ये। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ग्रीन पीस इसका मुख्यालय कहाँ है? ओटावा में है, नागासाकी में है, कैनबरा में या एम्स्टर्डम में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है। तो याद रखना, ग्रीन पीस क्या है? एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है, और इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। भारत में पर्यावरण, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा गया। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1986 में। इसका आंसर, इसको आपको ट्रिक वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, ये याद ही होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा गया। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये कब पारित हुआ था? 1986 में पारित हुआ था। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ था? 1986 में पारित हुआ था। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, जो कि 1986 में पारित हुआ था, इसको किसी एक और अन्य नाम से जाना था। उसका अन्य नाम क्या होता है? छाता विधान। छाता विधान क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है 97 देखो, इस छाता विधान क्यों बोलते हैं हम लोग समझते हैं। भारत में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पास हुआ था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? छाता विधान, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में जाना जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 1972 में स्टॉकहोम में एक संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया था। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला अधिनियम, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण में
पर्यावरण में निम्न में कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो इसमें क्या हो जाएगा? वन नीति, यस, पर्यावरण संरक्षण से वन नीति भी है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ये भी है, औद्योगिक नीति भी है और शिक्षा नीति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सभी चार हो जाएंगे, डी। नेशनल ग्रीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में कब स्टेब्लिश किया गया था? 2010 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे हम लोग राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण भी कहते हैं, की स्थापना भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अधीन की गई थी। इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 2010 में। एनजीटी, एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो अभी मैंने डिस्कस किया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में भारत सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के थ्रू क्या किया था? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का एस्टेब्लिशमेंट किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। एनजीटी का फुल फॉर्म ए हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से प्रावधान को के अनुरूप अधिनियम है? मतलब जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 था वो भारतीय जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके किस अनुच्छेद से रिलेटेड है? तो ये अनुच्छेद 21 से, जीने के अधिकार, अनुच्छेद 21 जो होता है ना, वो जीने का अधिकार। अब आदमी कैसे जिएगा? अगर हवा जो है, हवा पानी सही नहीं रहेगा तो आदमी जी सकता है? अगर गंदा पानी दिया जाए, गंदी हवा मिले आपको, तो क्या आप जी सकते हो? नहीं जी सकते हो ना। तो इसका मतलब जीने का अधिकार हमको कहाँ मिला है? 21 में। 21 का मतलब क्या है? जीने का अधिकार। तो जीने का अधिकार ये इनडायरेक्टली क्या करता है? अगर पर्यावरण सही नहीं होगा तो हमारा जीने का अधिकार नहीं सही होगा। इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1, केवल 1 हो जाएगा। नीचे दो वाक्यांश हैं, इनमें हमको ये बताना है कि ये कौन सा सही है। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक, एकदम सही बात है। तालाब में है, अगर तालाब में आप गंदगी डाल दोगे तो उसमें जीव जंतु मरने लगते हैं। तो जो प्राकृतिक वनस्पति है वो जलवायु का एकदम सही सूचकांक है। जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, ये इसका बिल्कुल सही रीजन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का एकदम सही सूचकांक तथा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से हो रहे जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन हो रहे हैं। जल प्रिय पौधे, वाटर लविंग प्लांट का जलवायु की आर्द्रता कम होने पर क्षरण होने लगता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको मार्क। इको मार्क क्या होता है? इको मार्क किस लिए होता है? देखो, भारत सरकार ने क्या किया, इको प्रमाण पत्र देना शुरू किया है उन भारतीय उत्पादों को जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। भारत सरकार ने क्या किया? इको मार्क प्रमाण पत्र देना शुरू किया। किनके लिए? उन सभी भारतीय उत्पादों के लिए जो पर्यावरण फ्रेंडली हो, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर। पर्यावरण के अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए भारत सरकार ने क्या आरंभ किया है? इको मार्क। भाई अभी भी डिस्कस किया है। पर्यावरण के अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए भारत सरकार ने इको मार्क लॉन्च किया हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है। नगरीकरण और औद्योगिकरण किसके लिए हानिकारक है? संतुलित विकास के लिए। सही बात है। क्यों? नगरों में ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है और क्या होता है, गांव में कुछ नहीं हो पाता है। तो ये भी सही है। पर्यावरण परिस्थिति के लिए शहरों में क्या होता है? बहुत ज़्यादा गंदगी, कंपनी होती है, फैक्ट्रियों से पानी हवा सब गंदा होता है। तो ये पर्यावरण परिस्थिति के लिए भी क्या होता है? हानिकारक होता है। जैव विविधता संरक्षण के लिए बिल्कुल ये भी सही है। जो कंपनी वाले क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन करना शुरू कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी के लिए।
हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन है? जो ग्रीन डेवलपमेंट, हरित ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? एमजे ब्रैडशा, एमजे निकोलसन, आर एच विटेकर या डब्ल्यू एम एडम्स? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, डी हो जाएगा। डब्ल्यू एम एडम्स जो है हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? डब्ल्यू एम एडम्स। ये याद कर लो, हरित विकास के लेखक कौन है? डब्ल्यू एम एडम्स है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो पीसीएस में एक बार आया भी हुआ है। प्राकृतिक कृषि का, नेचुरल एग्रीकल्चर, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है? मसानोबू फुकुओका, एम एस रंधावा, एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मल बोरलॉग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मसानोबू फुकुओका। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषण कौन है? मसानोबू फुकुओका। ये कहाँ के हैं? जापानी किसान एवं दार्शनिक थे। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? तो ऑस्ट्रेलिया ने। पर्यावरण संरक्षण के लिए ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी को लॉन्च किया हुआ। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ग्रीन वॉश, ग्रीन वॉश किसे हम लोग बोलते हैं? तो ग्रीन वॉश का मतलब क्या होता है? तो जैसे मान लो हमारे यहाँ नेता होते हैं ना, या कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि हम सारे तालाबों को साफ करा देंगे, हम ढेर सारे पेड़ लगवाएंगे, चुनाव जीतने के बाद क्या हो, अपने वादों से पलट जाए, तो इसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्रीन वॉश। मतलब पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ग्रीन वॉश का मतलब क्या होगा? पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल में हरित गृह, ग्रीन हाउस फार्मिंग लॉन्च किया? ऐसा कौन सा राज्य है जिसने हरित गृह कृषि, ग्रीन हाउस फार्मिंग लॉन्च किया? तो ये कौन कर सकता है? पंजाब ही कर सकता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारत में ग्रीन हाउस फार्मिंग किसने लॉन्च किया है? तो वो पंजाब ने लॉन्च किया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी बार आया हुआ है एग्जाम में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 जून को। तो ये सबको इन जनरल याद भी होता है। विश्व पर्यावरण दिवस क्या कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तो ये कंप्लीट लेक्चर हो गया। अगर आपको ये अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर।